नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व पर्यावरण दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। मक्का की करें वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। कृषि न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव भी है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, सिंचाई की समस्याएं, प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण, असंतुलित कीटनाशक और कवकनाशी समस्याएं और कृषि अपशिष्ट सभी उदाहरण हैं कि कृषि पर्यावरण के क्षरण में कैसे योगदान करती है। ऐसे में हम कृषि प्रणाली में कुछ परिवर्तन कर कृषि को पर्यावरण के लिए हितकारी भी बना सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम इसी से जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अन्नदाता की ये खास रिपोर्ट। हम जहाँ रहते हैं वह है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर पर्यावरण से ही जीवन संभव है। लेकिन आज हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, इसमें सभी जीवों को दिवस है और इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि अगर हम पिछले कई वर्षों से विश्लेषण करें तो कभी अधिक वर्षा होती है, कभी अधिक गर्मी होती है, कभी अधिक ठंड पड़ती है और कभी अधिक जो है गर्मी पड़ती है। इन तमाम सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा पर्यावरण, जैसे इसी साल हम देखें तो गेहूं के पकने के कुछ दिन पहले टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया था। उसका परिणाम ये हुआ कि उपज पर उसका निगेटिव इफेक्ट हुआ और निगेटिव इफेक्ट होने से हमारी जो उपज है उस पर प्रभाव पड़ा और उपज कुछ कम हुई। तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि हम लोग पर्यावरण पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और किया जाए। आज देखा जा रहा है कि शहरों सहित गांवों में भी पानी दूषित होता जा रहा है, जिसकी वजह कल कारखाने तो है ही, कृषि में बढ़ते रसायनों का भी बड़ा योगदान है। इसलिए रसायनों पर निर्भरता कम करते हुए जैविक खेती पर जोर देना होगा। समेकित कृषि का भी पर्यावरण संतुलन में विशेष योगदान होता है, इसलिए किसान इसे जरूर अपनाएं। फसल चक्र भी अपनाएं और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें।
तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। बिना कृषि के हमारे देश जिसकी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर हो रही है और हमको खाना खिलाने वाला कोई दूसरा देश नहीं पैदा हुआ है। हमें अपने खाने की आवश्यकता की पूर्ति खुद ही करनी है और उसके लिए एग्रीकल्चर सबसे बड़ा हमारे पास यह है कि हमारे देश में हर सीजन होता है, हर तरह की फसलें होती हैं, लेकिन अगर उस पर्यावरण को हम लोग नहीं बचाएंगे तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इसीलिए हमको अपनी एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए और टिकाऊ होने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और अगर उसको सुरक्षित रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी उपज और बढ़ेगी। और तमाम सारी ऐसे आजकल नई नई तकनीकी कृषि में आई हैं, जैसे आजकल एरोबिक राइस हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। एरोबिक राइस में मुख्य रूप से ये होता है कि धान की खेती गेहूं जैसी करते हैं। उसमें क्या होता है कि पानी का हम लोग उतना ही उपयोग करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। होता क्या है कि लोग बाग जो है इतना पानी धान के नाम पे कि धान में बहुत पानी की आवश्यकता है और हमेशा पानी से भर देते हैं। भरने से क्या होता है, उसमें मीथेन निकलती है, तमाम सारी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो प्रकृति को प्रदूषित करती हैं और उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगर हम उन चीज़ों को एरोबिक राइस पर महत्व दें तो उससे उपज भी लगभग उतनी ही होती है जितना सिंचित अवस्था में होती है और पर्यावरण का प्रदूषण भी कम हो जाता है। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक इतना लोग प्रयोग करने लगे हैं कि उससे बहुत प्रदूषण फैल रहा है। डिकम्पोज होता नहीं होता है तो चैनल में, नालियों में पड़ा रहता है और वो हमेशा इसको पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कुछ प्रदेश हमारे देश के ऐसे हैं कि जहाँ लोग उसका बहुत कम उपयोग या नहीं के बराबर करते हैं, लेकिन अभी कुछ प्रदेशों में और जागरूक होने की ज़रूरत है। पॉली हाउस का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उसमें प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पॉली हाउस बहुत तेज़ी से, उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि ऑफ सीजन में उसको अगर हमको सब्जी लेना है, फल फूल तैयार करना है, उसमें हमको फार्मिंग में इनकम बहुत बढ़ती है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि उसको जब भी जैसे कुछ 2 साल 3 साल के बाद वो फिर ख़राब हो जाता है, प्रयोग लायक नहीं रहता है, तो उठा करके उसको निकाल के सुरक्षित रख करके उसको कहीं पर, और कोशिश करें कि लगभग हर प्रदेश में प्लास्टिक के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वहाँ पर उसको इकट्ठा करके रख दे दें और वो लोग उसको रिसाइकिल करें। इस तरह के उपायों को अपनाकर पर्यावरण को कृषि से होने वाले नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए और धरती को हरा भरा रखे। मैं अपने किसान भाइयों को, अपने और नागरिकों को, ये प्रबुद्ध वर्ग को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत आवश्यक है पर्यावरण। अगर हम नहीं चाहते तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भोजन के लिए भी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश में मक्का की खेती लगभग हर जिलों में की जाती है और आने वाले समय में इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। जो किसान भाई खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं वह इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर करें, तभी उन्हें आगे चलकर मक्का की अधिक पैदावार मिलेगी। तो मक्का की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और इसकी वैज्ञानिक विधि से बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत से। अपना जो मौसम है बरसात का आने वाला है, जो खरीफ सीजन चालू होने वाला है, आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे बारिश आ भी गई है और आशा है कि 15 जून के लगभग अपनी पूरी तरह से बारिश आ जाएगी।
तो आप लोगों को देखते हैं कि अपने प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो कि मक्का की फसल है। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण रहता है खेत का चयन। खेत का चयन तो अपन इसमें बस इस बात का ध्यान रखें कि डुलिया ना हो, जिसमें पानी ज़्यादा भरता ना हो, उस प्रकार के खेत का चयन नहीं करना है। उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के खेत में इसका अपन उपयोग कर सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार अपन मिट्टी का चयन करते हैं। मिट्टी के चयन के बाद इसकी आती है जुताई और खेत की तैयारी। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। के बाद आता है अपना उर्वरक का प्रयोग। उर्वरक में इसमें 80, 40, 30 जो कि शीघ्र पकने वाली प्रजाति हैं, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास का उपयोग करना चाहिए। जो मध्यम पकने वाली हैं 100, 50, 30 मतलब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ ही उर्वरकों में अपने को 15 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी उपयोग करना है। तीसरी बात इसमें यह ध्यान रखना है, जब भी अपन उर्वरकों का उपयोग करें तो मृदा परीक्षण 2 से 3 वर्ष में एक बार अवश्य करवाएं। उस परीक्षण के अनुशंसा के आधार पर ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। तो बोनी करने के लिए अपने को सबसे महत्वपूर्ण रहता है प्रजातियों का। तो प्रजाति जो अगर अपन चयन करते हैं तो अपने को मिट्टी का विशेष ध्यान रखना है, प्रदेश का भी ध्यान रखना है कि अपने को कौन सी प्रजाति किस जगह लगाना है। तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रजाति हैं, प्रताप मक्का 3 है, आपका प्रताप मक्का 5 है, अमर जवाहर मक्का 8 है और आपकी जवाहर मक्का 218 है, जवाहर मक्का 216 है। इसके अलावा जो आपकी हैं संकुल प्रजाति हैं, उसके बाद जो संकर प्रजाति रहती हैं, विवेक 43 है, विवेक 17 है, प्रताप शंकर 1 है, विवेक शंकर 4 है, प्रताप 7 है। इसके बाद आपको एक हिम 129 करके आती है, DHM आती है 109, DHM 107 आती हैं, जो कि अपनी संकर प्रजाति हैं और शीघ्र पकने वाली प्रजाति हैं। इनके साथ साथ अपने को प्रजातियों के बाद मुख्य रूप से आता है बीज दर। बीज दर में इसमें अपने को विशेष ध्यान रखना है कि जो बीज 80% अंकुरण क्षमता वाला हो। अगर इससे कम अंकुरण क्षमता वाला है तो अपने को बीज की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। तो जो संकुल प्रजाति हैं उनमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बीज का अपन उपयोग करते हैं और संकर प्रजातियों में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हैं। इसके बाद इनका आता है अपना बीजोपचार। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसमें अपने को इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोड से रोग की दूरी 75 सेंटीमीटर 70 से 75 सेंटीमीटर रखें और प्लांट से प्लांट 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। ये रो से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन में सहायक रहती है। जैसे कि अपने को लगता है कि अपनी फसल में खरपतवार अधिक होता है तो आपकी जो पेंडामेथिलिन नाम की जो दवा आती है उसकी 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आप मक्का की बोनी करते हैं उससे 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी एक स्प्रे कर देना चाहिए। तो जो आपके खरपतवार रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनका अंकुरण ही नहीं होता। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। उनके साथ साथ ही अपने को एक चीज़ और इसमें विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अपन बोनी इसकी करते हैं तो कई बार अपने को देखा जाता है कि बरसात नहीं होती है तो अपने को सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना है।
तो इसमें नमी बनाए रखना चाहिए जितना कि इसमें सिंचाई देना आवश्यक होता है। जो अपने पास पानी उपलब्ध है उसी से सिंचाई कर सकते हैं, या बारिश का पुनः इकट्ठा करके भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। विशेष ध्यान ये भी रखना है कि अगर अपनी ज़मीन नीची है तो उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो पानी इकट्ठा बारिश का नहीं होने देना है, तो उस पानी को तुरंत निकाल देना चाहिए। इस प्रकार मेरे द्वारा जो आपको कुछ समसामयिक जानकारी दी गई हैं उन्हें आप अपनाकर अच्छी मक्का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भिंड और इसके आसपास लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में मुख्यतः साफ से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। हवाओं की दिशा पश्चिम से देर रहेगी। ऐसे में सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन उड़द, मूंग एवं तिल की फसल पककर तैयार हो जाने पर फसल की कटाई करें। मूंगफली की फसल पककर तैयार हो जाने पर खुदाई करें। संभावित मौसम में मक्का की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और इस समय मक्का आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मकुंदा, जिला सागर के कृषक अतुल श्रीवास्तव ने। ये वर्षा जल संरक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अतुल श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हम आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। इस शरीर का 70% हिस्सा जल है और इस धरा का भी 70% हिस्सा जल है। इसलिए प्रकृति से जो जल मिल रहा है हमें उसे सहेजना चाहिए। प्राचीन काल में कुएं, बावली, तालाब, सरोवर यह सब जल संग्रह के केंद्र थे। अब कुएं तो बहुत कम दिखलाई दे रहे हैं। अब हमें पुनः उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। कुएं हमें फिर बनाने पड़ेंगे। जहां कुएं बचे हैं उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें गहरा करना पड़ेगा ताकि बारिश का पानी हम सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान मिलकर कर सकते हैं, जैसे खेत के निचले स्थान पर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता हो। पुराने कुएं और नलकूपों को बरसात से पहले रिचार्ज करने की तकनीकों को अपना ले, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़े और नलकूपों से भरपूर पानी आए। किसान संगठन बनाकर शासन प्रशासन की सहायता से नदी नालों में स्टॉप डैम और ढाल के विपरीत चेक डैम का निर्माण करवा सकते हैं। बरसात का जल सहेजने के कई उपाय हैं। हम छोटे छोटे गड्ढे बना लेते हैं, कहीं सोखता गड्ढा बना लेते हैं, कहीं चेक डैम बनाते हैं, कहीं स्टॉप डैम बनाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी बांध बनाया जा रहा है। हम एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हैं जहां से जल संग्रह करके हमारी योजना है
कि हम बिजली भी थोड़ी पैदा करें। जो नदियों का पानी है उसे चेक डैम के माध्यम से हम रोकते चलें, इधर उधर ना जाए, इसलिए पक्के तटबंध बना लें ताकि पानी कहीं इधर उधर ना जाए, बरसात का पानी उसमें जाए, प्रवाह हो। हमें जल संग्रह के लिए और जल उपयोग के लिए ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो पानी का कम प्रयोग करें, अधिक विस्तार पाएं। हमें दलहन और तिलहन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अरहर है, लोबिया है, मूंग है, ऐसी फसलें हमें लगानी चाहिए जिससे कम जल में अधिक उत्पादन होता है। साथ ही हमें सिंचाई के उन साधनों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन सिद्ध हो, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई है, इस सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए। कई एरिया में किसान जानकारी के अभाव में पूरे साल के दौरान ऐसी फसलें लेते हैं जिसमें सिंचाई जल अधिक लगता है। इसलिए फसल चक्र का ध्यान रखें और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें। बरसात से पहले खेतों में मेड़बंदी करें जिससे खेत का पानी खेत में रहे। प्रयास करें कि खेतों में अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का प्रयोग हो। ऐसा करने से फसलों में सिंचाई का अंतर बढ़ जाता है। आप खेत में सबसे निचली जगह पर तालाब बनवा सकते हैं। ढलानों पर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करवा सकते हैं जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। ऐसा करने से भूमि का जलस्तर बढ़ता है और यदि बड़ा तालाब है तो सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ या इससे अधिक एरिया में तालाब निर्माण के लिए शासन द्वारा अनुदान भी देय है। प्रिय किसान भाइयों, देवियों, सज्जनों, अभी मैं जल संरक्षण को लेकर आपसे कुछ बात कर रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों पर आप विचार करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखेंगे और हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जल संग्रह के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में अगर आप ध्यान रखेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।